है दोस्तों, बिहार में 10वीं कक्षा के एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी ही कम समय बचे हुए हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है हमें ऐसे प्रश्नों को जानना जो मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। जी हाँ, मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल आज से कहता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है। काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिस भी देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में एक ऐसे सवाल है जो मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए थे, वो ये है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा, भारत में गोवा एक ऐसा राज्य है जहां की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। यदि पूछा जाएगा कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो बहुत ही अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारा ही राज्य जिसका नाम है बिहार, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। यदि बिहार के ज़िला में बात करें तो बिहार के किस ज़िले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, तो वैसे स्थिति में पटना हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है, इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी ही अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे साक्षरता दर काफ़ी ही ज़्यादा कम है। यहाँ पे अशिक्षा, जनसंख्या का अधिकतर घनत्व होने के कारण, काफ़ी लोग बेरोजगार होने के कारण यहाँ के लोग काफ़ी ही ज़्यादा अशिक्षित माने जाते हैं, जिसके कारण इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यदि भारत में बात करें कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो वैसे स्थिति में केरल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को सवाल करता है, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। दोस्तों, विनिमय का मतलब ही होता है किसी भी वस्तुओं को खरीदना या बेचना। आशा करते हैं आप सभी जान गए होंगे कि किसी वस्तुओं को खरीदना या बेचना का उत्तम जो माध्यम है वो मुद्रा होता है। मुद्रा यानी पैसा के माध्यम से ही किसी वस्तुओं को हम खरीद या बेच सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। क्वेश्चन 13 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला सवाल कहता है, संघ सरकार का उदाहरण क्या है। दोस्तों, याद रखिएगा, संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है, जिसका खोज 1492 ईस्वी में, दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका का जो खोज है वो 1492 में औद्योगिक कोलंबस के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी, अमेरिका। उसके बाद में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। पहला उसमें दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी। सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। कितने किया था दोस्तों? A.O. ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये W.C. बनर्जी को बनाया गया था, जिनका पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी होता है। एक और सवाल मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो ये भी जान लीजिए, एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट थी। तो ये आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो है। उसके बाद है बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग BSP के नाम से जानते हैं। बहुजन समाज पार्टी जिनके संस्थापक कांशीराम थे। कौन से दोस्तों? कांशीराम। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल आ सकता है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो कांशीराम थे। और अभी भारतीय बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों? तो मायावती है। ये भी याद रखिएगा। तो ये आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। उसके बाद में है यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे LJP के नाम से जाना जाता है, जिसका अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल के अध्यक्ष यहाँ पे चिराग पासवान को माना जाता है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, तो ये भी आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यह राष्ट्रीय दल नहीं है। उसके बाद में कहता है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा,
सत्ता में साझेदारी इसलिए सही है क्योंकि यह विविधता को अपने अंदर में समेट लेती है। उसके बाद में कहता है कि राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये सांप्रदायिक राजनीति होता क्या है। दोस्तों, जब एक ही जाति और धर्म के लोग दूसरे जाति एवं धर्म के लोगों को अपने से हीन मानने लगते हैं और उस पर राजनीतिक शोषण करने लगते हैं, उसे ही सांप्रदायिक राजनीति कही जाती है। आप सभी को बता दें कि आज भारत में खास समुदाय के लोग पर टारगेट करके कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और उसमें सफलता भी हासिल कर लेते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? तो ये धर्म पर आधारित होती है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत बार पूछा गया था। याद रखिएगा, प्रत्येक 8 मार्च की बात है, प्रत्येक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों, आप सभी को बता दें कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला जो राष्ट्र यानी देश है वो बेल्जियम है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में कहता है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? आप सभी को बता दें कि जेड गुड्डी एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में बयाने जाते हैं जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कुछ में 21 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा जी। उसके बाद में कहता है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ होता है? आप सभी को बता दें कि जब भी हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा जो अभिप्राय होता है वो स्त्री एवं पुरुष के बीच में जैविक अंतर होता है। यानी क्वेश्चन 22 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, स्त्री एवं पुरुष के बीच में जैविक अंतर। अगला सवाल कहता है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पे है? आप सभी को बता दें कि श्रीलंका में जो समाज का विभाजन किया गया है वो क्षेत्रीय एवं सामाजिक दोनों स्तर पे किया गया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा, ए और बी दोनों, यानी क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों। उसके बाद में कहता है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आप सभी को बता दें कि गुटेनबर्ग के द्वारा ही सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया गया था और ये जर्मनी देश के नागरिक के रूप में जाने जाते थे, यानी इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल कहता है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? आप सभी को बता दें कि गुटेनबर्ग जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और इन्होंने ही छापाखाना का आविष्कार किया था और इनके द्वारा सबसे पहले बाइबिल नामक धार्मिक ग्रंथ पुस्तक की छपाई की गई थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में कहता है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? आप सभी को बता दें कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला व्यक्ति का नाम कैक्सटन था। क्या था दोस्तों? कैक्सटन था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में कहता है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये उनका सबसे बड़ा तोहफा है। आप सभी को बता दें कि अफ्रीका के नेग्रो कम्युनिटी के संस्थापक जिनका नाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन्हीं का कहना था मुद्रण यानी रुपया पैसा ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये उनका दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। उसके बाद में कहता है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? आप सभी को बता दें रूसो एक फ्रांस का दार्शनिक था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में इसका आंसर रूस दिया गया है, आप इसका आंसर कंफर्म कर लीजिएगा। आप सभी को अगला क्वेश्चन बता दें कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? आप सभी को बता दें कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत है वो चीन में हुई थी। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में चीन से संबंधित 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि चीन का महानतम शासक कौन था? तो याद रखिएगा सन्यात सेन था और यही वो चीन है जहाँ पे सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना की गई थी। आप सभी को बता दें कि यही है वो चीन देश
जो विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कहा जाता है, और यही वो चीन है जहाँ पे सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था। उसके बाद में कहता है कि किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी। यानी चीन देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी सामग्रियों की मांग बढ़ा दी थी। क्वेश्चन का सही जवाब चीन होगा। उसके बाद में कहता है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। अभी अभी हम आप सभी को बता ही रहे थे कि प्रथम पेपर मिल चीन में बना था, कागजी मुद्रा का प्रचलन चीन में हुआ था, इसीलिए मुद्रण तकनीक का विकास भी सबसे पहले चीन में हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी, चीन। उसके बाद में कहता है कि टेनेमेंट्स क्या था। आप सभी को बता दें कि टेनेमेंट्स एक काम चलाऊ मकान को कहा जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे अगला क्वेश्चन 33 नंबर को देखिए कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनाई गई थी। दोस्तों लंदन में एक पोडिंगटन और फॉरियन स्ट्रीट के बीच में एक शहर है जहाँ पे सबसे पहले भूमिगत रेल बनाई गई थी। अगला सवाल ये पूछा गया है कि यह जो भूमिगत रेल बनाई गई थी ये कब बनाई गई थी। आप सभी को बता दें कि सन 1863 ईस्वी की बात है जब लंदन में पोडिंगटन शहर में भूमिगत रेल बनाई गई थी, और यह भारत में रेलवे की शुरुआत कर गई हुई थी तो ये 1853 में हो गई थी, जहाँ पे मुंबई से लेकर ठाणे तक रेलगाड़ी को दौड़ाया गया था। इसके बाद में कहता है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, गार्डन सिटी की अवधारणा एबेनेजर हावर्ड ने विकसित किया था। उसके बाद में कहता है खूनी रविवार किसे कहा जाता है। आप सभी को बता दें बात है 9 जनवरी 1905 को, जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे। आप सभी को बता दें जार कहते किसे हैं, तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। यानी रूस की तमाम जनता रूस के सम्राट के महल की ओर एक प्रार्थना पत्र को लेकर जा रहे थे, जिस पर जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर बर्बरतापूर्वक उन पर गोलियां बरसाने लगे, जिनमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि सन 1887 ईस्वी को नवंबर माह के रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों पहला सवाल क्वेश्चन 1 में पूछा गया है एड्रियानोपुल की संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया है तुर्की और रूस के बीच, ऑप्शन बी में दिया गया यूनान और पोलैंड के बीच, सी में दिया गया तुर्की और हंगरी के बीच, और ऑप्शन डी में दिया गया है हंगरी और पोलैंड के बीच। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा एड्रियानोपुल की संधि सन 1829 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कार्बोनरी संगठन की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था और ये 1810 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, 1810 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल है यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। आप सभी को मालूम होगा कि यूनान पर कभी किसी समय पहले की बात है जब यूनान पर तुर्की का कब्जा था, यानी यूनान को गुलाम बना लिया था कौन, तो तुर्की। बाद में यूनानियों में भी स्वतंत्रता होने के लिए एक विकास की भावना जगी और सन 1832 ईस्वी में यूनानियों ने बहुत ही बड़ा एक स्वतंत्रता संग्राम छेड़ा और सन 1832 ईस्वी में यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 5 करता है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। हालांकि बताया जाता है इसका शुरुआत ब्रिटेन से हुआ था, लेकिन ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन का सही जवाब इंग्लैंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा
फ्रैंकफर्ट राष्ट्रवादी के नामक एक संगठन की जो स्थापना है ना, सन 1870 ईस्वी में हुआ था। इसी सवाल को एग्जाम पे पूछा जाता है कि जर्मन राष्ट्रवादी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो वैसे स्थिति में भी क्वेश्चन का सही जवाब 1870 हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा कि इटली का एकीकरण कब हो गया था, तो याद रखिएगा सन 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 8 है, पूछता है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। उसके बाद में कहता है जालवेरिन कैसी संस्था थी। जालवेरिन एक प्रकार की व्यापारियों की संस्था थी। जितने भी व्यापारियों का जो दल बना होता था उसे ही जालवेरिन कहा जाता था। अतः हम कह सकते हैं जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। उसके बाद में कहता है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में चलिए कुछ अगला चैप्टर से भी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला चैप्टर जो इतिहास का दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, उसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हो गया था। देखिए रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 ईस्वी में हो गया था। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। देखिए रूस में जितने भी सम्राट जितने भी राजा हुआ करते थे उन्हीं को जार कहा जाता था। अतः हम इन्हीं आधार पे कह सकते हैं कि रूस में जार का क्या अर्थ होता था, तो रूस का सम्राट होता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, रूस का सम्राट। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 3 कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में जर्मनी प्रांत के मेघुआ नामक शहर में हुआ था। तो जर्मनी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिख रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जर्मनी में। उसके बाद में कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। देखिए साम्यवादी शासन का पहला इस्तेमाल रूस में किया गया था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा जी, रूस। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था। देखिए समाजवादी नहीं था, कौन था, तो ये कार्ल मार्क्स नहीं था, क्योंकि लुई वाला, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन ये सभी के सभी समाजवादी तो था, लेकिन कार्ल मार्क्स समाजवादी नहीं था। अगला सवाल कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। याद रखिएगा वार एंड पीस, जिसका हिंदी अर्थ होता है युद्ध और शांति, यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। उसके बाद में अगला सवाल, चलिए हम अगला चैप्टर से फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इसका पहला सवाल कहता है कि हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। देखिए हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया नामक 3 देश आते हैं। यानी वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को ही हिंद चीन कहा जाता था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अंकोर वाट का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर कहलाती है, जहाँ पे विष्णु भगवान की काफ़ी श्रद्धालुओं के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। और यह अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल कई प्रकार से ही पूछे जाते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ी हिंदू मंदिर का क्या नाम है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। अंकोर वाट में किस देवी की पूजा की जाती है या किस देवता की पूजा की जाती है, तो विष्णु भगवान हो जाएगा। और अंकोर वाट में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय हो जाएगा। अगला सवाल कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। आप सभी को बता दें कि अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में जो खोज किया था उसका नाम था औद्योगिक कोलंबस, यह भी पुर्तगाली था। भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था, ये भी पुर्तगाली था। यानी हिंद चीन क्षेत्र में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था, तो पुर्तगाली था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। देखिए हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा जी, कोलोन।
उसके बाद में कहता है नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे। देखिए नरोत्तम सिंहानू के कंबोडिया के रहने वाले राष्ट्रवादी नेता थे। क्वेश्चन का सही जवाब कंबोडिया हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे कहता है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने किया था। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सन 1913 ईस्वी की बात है जब लाला हरदयाल के द्वारा गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना की गई थी। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। 1920 ईस्वी में क्या हुई थी दोस्तों, तो असहयोग आंदोलन के साथ साथ भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि अंग्रेजों के द्वारा सन 1919 ईस्वी में एक काला कानून जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं ये पारित हुआ था। इसी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में भारत के तमाम मजदूर एवं कृषक वर्ग के लोग इकट्ठा होकर और वहाँ पे सभा कर रहे थे कि आखिर इस काला कानून से कैसे हमें निजात मिले। इसी का विरोध करने के लिए जनरल डायर के द्वारा चारों तरफ से गोलियों की बारिश कर दी गई जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और कई हजार मजदूर घायल हुए थे। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1922 ईस्वी तक चलाया गया था और इसका जो प्रस्ताव है कांग्रेस के द्वारा सन 1920 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ था। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी सेट का VVI ऑब्जेक्टिव तथा समेटिव क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।